मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इन्वायरमेंटल इशू की बात कर रहे हैं। मनुष्य और पर्यावरण का बहुत ही गहरा संबंध रहा है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से मनुष्य ने अपने लालच के लिए और अपनी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए पर्यावरण को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। चाहे वो एग्रोकेमिकल वेस्ट के रूप में हो या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूप में हो, मनुष्य ने बुरी तरह से पर्यावरण को प्रभावित करने के कारण ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत में छेद जैसे विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रभावों का असर आज मानवता पर पड़ रहा है। तो कौन कौन से असर जो है वो मनुष्य के द्वारा पर्यावरण पर किए गए हैं? तो सबसे पहली चीज़ है किल्स बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म। हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि पॉलिनेटर के रूप में मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, और हमारी जो पक्षियाँ हैं जो हमें एक तो पॉलिनेशन का भी काम करती हैं, दूसरे हमें कीड़ों से मुक्ति प्रदान करने का काम भी करते थे। ये धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। कुछ प्रजातियां तो ऐसी हैं जो अब विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई हैं और उनको बचाना मानव के लिए लगभग असंभव सा हो गया है। दूसरा क्या किया एग्रोकेमिकल वेस्ट ने? नाइट्रेट का लेवल धरती में बहुत अधिक बढ़ गया है और विभिन्न प्रकार के जब साल्ट जमीन में बढ़ जाते हैं तो वह मिट्टी उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है और वो बंजर हो जाती है। थर्ड है डैमेज नेचुरल मेकअप ऑफ सॉइल। धरती के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स रहते हैं, चाहे वो केंचुए के रूप में हो या अदर नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम के रूप में हो। ये सब बैक्टीरिया और विभिन्न प्रकार के वर्म्स जो हैं वो केमिकल पेस्टिसाइड के यूज़ के कारण नष्ट हो गए हैं, जिससे धरती बंजर हो गई है। पीएच अल्टर हो गया है। एक निश्चित पीएच हर फसल के लिए ज़रूरी होता है। जब बहुत अधिक मात्रा में एसिड का उपयोग ज़मीन में किया जाता है तो उसका पीएच कम हो जाता है और अब उस मिट्टी में फसल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद है फोर्थ नंबर डिक्रीज सॉइल क्वालिटी। मिट्टी में हम देख रहे हैं कि लगातार मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है। मृदा का प्रदूषण न केवल केमिकल फर्टिलाइजर्स के द्वारा बल्कि केमिकल पेस्टिसाइड के भी द्वारा हो रहा है। अति दोहन के फलस्वरूप मिट्टी में उपस्थित बहुत सारे मिनरल्स की कमी हो गई है। सॉइल ऑर्गेनिज्म भी मर रहे हैं। टॉक्सिक टू माइक्रोब्स, टॉक्सिसिटी एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किल्स अर्थवर्म, ग्रोथ रेगुलेटर, रेजिडुअल इफेक्ट और टॉक्सिक टू सॉइल ऑर्गेनिज्म। हो क्या रहा है? बेनिफिशियल जो इंसेक्ट हैं, बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं, ये तो जा रहे हैं। हार्मफुल इंसेक्ट और हार्मफुल एलिमेंट्स का जो है मिट्टी में जमाव होता जा रहा है, जिसके कारण मनुष्य को इन पेस्टिसाइड के द्वारा, इन हर्बिसाइड्स के द्वारा कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? तो क्या किया जाए? क्या केवल समस्या बताना ही समाधान है? नहीं, हम समस्या के साथ समाधान की भी चर्चा करेंगे। हमारे पास इसके लिए 3R है। नंबर 1 है रिड्यूस। हम हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनका दिमागी संतुलन रूप से प्रयोग करें ताकि वो कमी भी ना हो और प्रकृति में लगातार बने भी रहें। सेकेंड R आता है रीयूज़। हम वस्तुओं का इस तरह से इस्तेमाल करें ताकि वो बार बार इस्तेमाल में आ सकें, जैसे प्लास्टिक का रिसाइकिल कर लें, रीयूज़ कर लें, उसको प्लास्टिक की बोतल में बार बार पानी भर के उनका यूज़ करें। यूज़ एंड थ्रो की जो संस्कृति है उसको छोड़ना पड़ेगा। थर्ड है रिसाइकिल। जो मटेरियल रिसाइकिल हो सकते हैं, जैसे रद्दी कागज़ है, उसको रिसाइकिलिंग करके हम पुस्तक बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं। इसको जलाने से अच्छा है कि उसका रिसाइकिलिंग किया जाए। प्लास्टिक पाउच, पन्नी, पॉलीथीन है, इनका रिसाइकिल कर सकते हैं और इनका पुनः उपयोग भी किया जा सकता है। लेकिन उनमें सबसे बेहतरीन जो है वो होता है रिड्यूस। कम से कम चीज़ों का उपयोग करें जो आपके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हो, बस। रेफर टू गार्बेज और ट्रेस मैनेजमेंट, ए सिस्टम फॉर हैंडलिंग ऑल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेस, बी इट म्यूनिसिपल वेस्ट कलेक्शन, रिसाइकलिंग प्रोग्राम, डंप एंड इंसिनरेटर। इनका प्रयोग किया जाए। जो भी कचरा है उसका घर से ही गीले और सूखे कचरे के रूप में प्रबंधन होना शुरू होना चाहिए। गीले कचरे का प्रयोग जैविक खाद बनाने में और सूखे कचरे का प्रयोग रीयूज या रिसाइकिल के रूप में करने पर हम निश्चित ही सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के आपने देखे होंगे। पेपर के लिए ब्लू कलर के बिन का उपयोग किया जाता है, ग्लास के लिए ग्रीन कलर के लिए, प्लास्टिक का जो येलो कलर का और मेटल के लिए रेड कलर के डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ जनरेशन, कम से कम कचरा प्रबंधन, कम से कम कचरा उत्पन्न हो, उसका प्रॉपर स्टोरेज हो, कलेक्शन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, प्रोसेसिंग हो और उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा हम जो पानी, पीने वाला पानी है, उसका लगातार शोधन कर सकते हैं, जिससे मनुष्यों को बीमारियों से बचाया जा सकता है।
अब यहाँ बात आती है कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, तो एक व्यक्ति के रूप में भी हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। सो हियर वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ इंडिविजुअल इन प्रिवेंटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। नंबर 1, रिड्यूस एयर पॉल्यूशन बाय ड्राइविंग लेस और बाय गुड ड्राइविंग हैबिट्स। हम मोटरसाइकिल या कार के स्थान पर साइकिल का इस्तेमाल करें। यदि निकटतम कोई बाजार है तो पैदल जाकर भी हम सामान ला सकते हैं। वेस्ट मिनिमाइजेशन, कम से कम कचरा उत्पन्न करें ताकि इस धरती पर कचरे का बोझ कम से कम हो। एजुकेट सिटीजन अबाउट वाइज यूज ऑफ वाटर एंड वाटर रिसोर्सेज, जल का उचित प्रबंधन और उचित उपयोग हो, उसके दुरुपयोग को रोकना सुनिश्चित किया जा सकता है एक व्यक्ति के द्वारा। मोबाइल फ़ोन की रिसाइकलिंग हो, लगातार हम देख रहे हैं 1G 2G 3G 4G 5G हर साल नए नए जी आ जाते हैं और उसके बाद पुराने मोबाइल किसी काम के नहीं रहते, उनका प्रॉपर रिसाइकलिंग होना चाहिए। साइन अप टू रिन्यूएबल एनर्जी सप्लायर, हमें सोलर एनर्जी जैसे इक्विपमेंट का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ पर संभव हो विंड मिल का उपयोग करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के स्थान पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का उपयोग करें तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है। बाय कॉटन प्रोडक्ट सच एज क्लॉथ, बैग एंड शूज इन इको फ्रेंडली वे, प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े के जूते, कपड़े के थैले, ठीक है, इनका उपयोग किया जाना चाहिए। और जब भी हम बाजार जाएं हमेशा हमारे हाथ में एक थैला रहना चाहिए ताकि हमें वहाँ से पन्नी में सामान न लाना पड़े। सो यदि केस स्टडी की बात करें रिसाइकलेबल की, तो बहुत अधिक मात्रा में आप देखेंगे कि बेंगलोर में प्लास्टिक के बारीक टुकड़े करके, और अहमद खान नाम के जो साइंटिस्ट थे जो प्लास्टिक का प्रयोग करके उन्होंने एक बिटुमन नाम का पदार्थ बनाया जिसको रोड बनाने में उपयोग किया गया बेंगलोर में। ये जो प्लास्टिक प्लस कोल तार, इन दोनों के मिश्रण से जो मटेरियल बना, उसके बाद जो सड़कों का निर्माण हुआ बेंगलोर में, उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, उनमें बार बार गड्ढे भी नहीं होते थे। इस तरह से प्लास्टिक वेस्ट का जो है सही से निस्तारण किया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की जहाँ तक बात करें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लैंकेट की तरह हमारे पृथ्वी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम करता है। जो भी सोलर रेडिएशन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की इस परत के द्वारा रोक लिए जाते हैं, बार बार इनका एमिशन होता है और इस तरह से धरती का एवरेज टेम्परेचर बना रहता है। जो नेचुरल ग्रीन हाउस होता है वो लेस ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है। ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और मीथेन है, लेकिन ह्यूमन ने क्या किया, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज को बढ़ा दिया। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक ईंधन का जलाने के कारण, लकड़ियों को जलाने से और वाहनों के प्रदूषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का जब 0.001% इंक्रीज हुआ तो इसके कारण धीरे धीरे ये ग्लोबल वार्मिंग की घटना हुई। धरती का एवरेज टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, जिसके कारण ध्रुवों में जमी हुई बर्फ धीरे धीरे मेल्ट होने की संभावना है। और आगे ये कहा जा सकता है कि समुद्र के किनारे जो भी शहर हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, उनके डूबने का खतरा इस ग्रीन हाउस गैस के कारण बना हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे ओजोन डिप्लीशन की। पृथ्वी से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक समताप मंडल है। ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन ये बदल जाते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन में। ये ओजोन यूवी रेडिएशन को धरती की सतह से आने से पहले ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करने के कारण ये जो ओजोन लेयर है धीरे धीरे कहीं कहीं पर ये पतली होती जा रही है। इसी को ओजोन होल नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले डॉप्सन नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, इसलिए ओजोन होल को डॉप्सन यूनिट या DU के द्वारा नापा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर यदि हम दूसरे केमिकल का उपयोग करें जो ओजोन लेयर को नुकसान ना पहुंचाएं, तो निश्चित ही हम ओजोन की रक्षा कर सकते हैं। ओजोन की रक्षा के द्वारा मानव की रक्षा हो सकती है, अन्यथा स्किन कैंसर के द्वारा मनुष्य की जो प्रजाति है बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। थैंक यू।